कंसेप्ट क्लियर 100%। अच्छा चलो, ये तो थी एक बुक की बात और किताब की और सिलेबस की बात है। अब मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि पाइथागोरस के दिमाग में ये बात कहाँ से आई थी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर? बताइए जरा, कहाँ से आई थी ये बात? कभी किसी ने सोचा है बात? कभी सोचा है कि पाइथागोरस के दिमाग में ये बात कहाँ से आई कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर? किसी बच्चे ने सोचा आप में से? चलिए, मैं बिल्कुल 100% श्योर नहीं हूं कि पाइथागोरस के दिमाग में ये बात आई होगी। मेरा अनुमान है ऐसा कि शायद पाइथागोरस ने ऐसा सोचा हो। अगर नहीं तो मतलब मैं खुद पर प्राउड महसूस करूंगा कि मैंने कुछ नया ही सोच लिया, और आप लोग भी खुद पर प्राउड महसूस करेंगे कि इतनी कम एज में आप लोगों के दिमाग में कोई एक नई चीज सेट होगी कि पाइथागोरस थ्योरम आई कहां से होगी। ठीक है। दरअसल आप ये अपने दिल को समझाइएगा, मुझे नहीं पता, हम अनपढ़ हैं कि ट्रायंगल की 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल होते हैं और वो एक क्लोज फिगर होती है। जब आप सब कुछ ही मान लेंगे ट्रायंगल की कि ट्रायंगल एक क्लोज फिगर है, उसकी 3 साइडें हैं और उसके 3 एंगल हैं, फिर तो कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं आप। जब आपने सब कुछ मान ही लिया, हम तो बिल्कुल बेस से, हम आदिवासी हैं और आदिवासी को ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं पता 2000 साल। ठीक, तो हमने मान लिया ट्रायंगल की एक साइड मुझे ए मिली और एक साइड बी मिली, और मैंने अनुमान लगा लिया कि तीसरी साइड इन दोनों के बराबर है, सी। कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? ये तो आप 100% मानते होंगे कि पहले भी साइंस थी। आपने देखा भी होगा, बर्बरिक के पास ऐसे तीर थे जिसे आज तक भी साइंस नहीं बना पाई, जो टारगेट पर जाने के बाद वापस आ जाते थे। मानते हैं इतना तो आप? भाई उस टाइम पे, आज से कितने हजार साल पहले, गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि टोटल एनर्जी पर यूनिट मास ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब हर यूनिट मास के लिए एनर्जी बराबर होती है। जितना आपका मास है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर भी है उतनी, जितनी चींटी के अंदर उसके मास के अकॉर्डिंग है। ये गीता में साफ लिखा हुआ है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1903 के बाद इस बात को प्रूफ किया था, इक्वल टू mc स्क्वायर। तो मतलब ये तो बात है कि साइंस पहले ज्यादा थी। पहले हर चीज को बहुत, संस्कृत लैंग्वेज थी तो बहुत कम वर्ड्स में लिख दिया जाता था। संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे आप बहुत ही, किसी भी सेंटेंस को बहुत ही कम वर्ड्स में लिख सकते हैं। अगर यहाँ से स्पेस सेंटर में मैं एक मैसेज टाइप करता हूँ तो वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो टूट जाता है मैसेज। मान लो आपने लिखा है बहुत, तो वो ऐसे पहुंचेगा। लेकिन अगर आपने संस्कृत में कोई चीज लिखी है तो वो एग्जैक्ट उसी तरीके से पहुंचती है। इसीलिए नासा भी संस्कृत पर काम कर रहा है कि 2036 के बाद जो सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया जाए वो संस्कृत लैंग्वेज पे हो, जो स्पेस सेंटर में यूज किए जाएंगे। ठीक है, खैर वो चीज अलग है। मैं जो समझाने के लिए खड़ा हुआ था वो समझिएगा ध्यान से। सिर्फ इतना बात आप दिमाग में रखिएगा, पहले साइंस आज से ज्यादा थी। उन्होंने क्या माना कि एक साइड के अलोंग एक ए साइड चली और बी साइड चली, और ये दोनों एक वेक्टर क्वांटिटीज है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% क्लियर। एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, तो मैंने मान लिया सी उनका रिजल्टेंट, दोनों से मिलके बना है सी उनका रिजल्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि हमने इसे ट्रायंगल माना हुआ है, तो क्या होगा, सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ए और बी के बीच कितने डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है आपको, 0 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर जी? cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1। तो ये क्या आ गया, इज दैट क्लियर? 101%। तो जो आपके पास सी स्क्वायर आया वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया। हमने यहां देखा कि ट्रायंगल इस तरीके से हो ही नहीं सकता कि दो साइडों के बीच 0 डिग्री का एंगल हो। और पाइथागोरस थ्योरम कब यूज करते हैं आप, जब 90 डिग्री। तो यहां हमने कॉन्ट्राडिक्शन पाया कि ये गलती थी 0 डिग्री का एंगल मानना,
ये 90 डिग्री एंगल होगा, तभी पाइथागोरस थ्योरम ऐसे ट्रायंगल में एप्लीकेबल है। आप लिखिएगा यहां cos 90, तो cos 90 से पूरी टर्म 0, तो पूरी टर्म 0, तो अब आपको पाइथागोरस थ्योरम मिल गई। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां ए अगर ये है तो बी आपको 101% यही मानना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल आपने 90 माना हुआ है, और ये क्या होगा सी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो पाइथागोरस थ्योरम इस तरीके से आई है। कोई दिक्कत आया समझ? अब इसके बाद कभी आपने सोचा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहां से दिमाग में आया? स्क्वायर की बात करी तो आप एक स्क्वायर मान लीजिए, एक साइड ये और एक साइड ये। मान लीजिए ये भी दो अलग अलग आर्बिट्रेरी साइड्स का सम है, ए और बी। बताओ जी ये साइड कितनी लंबी खींचनी, जहां आप स्टॉप कहोगे वहीं रोक दूंगा मैं। शिल्पी बताओ। ये स्टॉप है, ये ए हो गया, तो बाकी बची हुई आप क्या मान लो बी। जब ये एक स्क्वायर है तो दोनों तरफ आपको बराबर ही साइड माननी है। मान लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर 100%? चलो जी, कोई दिक्कत? अब अभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये साइड आपने ये मानी है तो ये ए होगी, ये बी होगी इतनी, ठीक है जी। ए इंटू ए क्या आया ए स्क्वायर, और बी इंटू बी क्या आया बी स्क्वायर। ये ए इंटू बी क्या आया ए बी, और ये क्या आया यहाँ फिर दोबारा ए बी। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब क्या हुआ यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और ए बी प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%? देखो यहां यूज है, आप लोग समझते हैं ना, अरे यार हमें मैक्सिमा मिनिमा लिमिट डेरिवेटिव पढ़ा रहे टीचर, कर क्या रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं हमारा। अरे नहीं भाई, मैक्सिमा मिनिमा का ही यूज होता है कि अगर आप एक पुल बनाते हैं, पुल एक ब्रिज बनाते हैं जिससे ट्रक उतरते हैं, ट्रक गुजरते हैं उससे, तो देखते हैं दूर से खड़े होके कि उसमें इंक्लाइनेशन कितना देना है। वो मैक्सिमा और मिनिमा का ही काम है, लिमिट्स डेरिवेटिव यूज होती है वहां। ठीक है जी? तो कोई भी चीज ऐसी नहीं जो आपको पढ़ाई जाती है और वो अर्थहीन हो। चलिए इतना कीजिए आज, दैट्स ऑल फॉर द डे।